विद्यार्थियों, मेरे द्वारा एलएलएम फोर्थ सेमेस्टर पेनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स के लिए इससे पहले एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया गया था। व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बिफोर द कोडिफाइड लॉ। आज मेरे द्वारा उसी का सेकंड पार्ट प्रिपेयर किया गया है। व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आफ्टर द कोडिफाइड लॉ। मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके समक्ष उपस्थित है। देखिए, एक नज़र में देख लें। डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आफ्टर द कोडिफाइड लॉ। ठीक पहले यहाँ बिफोर द कोडिफाइड लॉ था, यानी कि कानून बनने के पहले पनिशमेंट के प्रकार क्या थे, भारत में दंड व्यवस्था क्या थी, दंड के प्रकार क्या थे जब हमारे यहाँ कानून नहीं बने थे उस समय। अब मैंने इसमें आफ्टर किया है, यानी कि भारत में कानून बनने के बाद दंड की व्यवस्था क्या रही है, दंड के प्रकार क्या है। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आफ्टर कोडिफाइड लॉ ये देखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मैंने इसमें दे रखे हैं, जिसमें 1 बाई 1 करके हम समझने का प्रयास करेंगे। नंबर फर्स्ट, एडमोनिशन यानी चेतावनी। विद्यार्थियों, हो सकता है एडमोनिशन वर्ड को लेकर आपके मन में एक बात आए कि चेतावनी को इंग्लिश में वार्निंग बोला जाता है। बच्चों, सदैव याद रखें कि लीगल ग्लोसरी थोड़ी सी डिफरेंट चलती है। जरूरी नहीं है जो जनरल मीनिंग हमने पढ़ा हो वही मीनिंग हो। लॉ में किसी भी शब्द का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चेतावनी मैंने यहाँ बताया, चेतावनी का मतलब वार्निंग नहीं, एडमोनिशन अकॉर्डिंग टू लीगल वर्ड। अकॉर्डिंग टू लीगल वर्ड अगर हम पढ़ेंगे तो चेतावनी को एडमोनिशन पढ़ा जाएगा। चेतावनी से तात्पर्य जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाए और वह अपराध प्रथम बार किया गया हो और अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसी हो जो कि गंभीर नहीं हो, और न्यायालय को ऐसा लगता है कि अगर इसको माफ कर दिया जाए, चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए तो शायद इसका भविष्य बन सकता है और ये सुधर सकता है, इसमें सुधरने के कुछ चांसेस हैं। ऐसी परिस्थिति में वह न्यायालय, जिस न्यायालय में ऐसा अभियुक्त या आरोपी उपस्थित हुआ है, उसे न्यायालय चेतावनी देकर छोड़ देगा कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, हमें वचन दीजिए, और अगर आप ऐसा दोबारा करते हैं तो आपको हम अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। अगर वह आरोपी मान जाता है, अगर वह अभियुक्त मान जाता है कि हाँ, मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए, आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, तो न्यायालय उसे चेतावनी देकर छोड़ देगा। ये पनिशमेंट भारत में अस्तित्व में है। अर्थात बार बार हम इस बात को करें अच्छी नहीं है। ये जितने भी पनिशमेंट मैंने बताए हैं, ये आज वर्तमान समय में भारत में अस्तित्व में है। सेकंड, फाइन। मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है, अपराध फर्स्ट टाइम किया गया है, उसको इस बात का एहसास है कि उसे ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था, फिर भी कर दिया, उसे आत्मग्लानि भी है, माफी भी मांग रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में हम उसे चेतावनी देकर छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसके द्वारा किसी का नुकसान हुआ गया है, या न्यायालय को ऐसा लगता है कि चेतावनी देने के साथ साथ कुछ फाइन या अर्थदंड या जुर्माना इसके ऊपर अधिरोपित करना चाहिए, जिससे कि इसे इस बात का एहसास हो कि अगर मैंने पुनः या दोबारा ऐसा किया तो मुझे दोबारा भी जुर्माना या अर्थदंड या हो सकता है सजा झेलना पड़े। तो सेकंड कंडीशन हमारे यहाँ दंड व्यवस्था है जुर्माना या अर्थदंड। अर्थदंड या जुर्माना लेकर हम उसे छोड़ देंगे। थर्ड, जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जाए कि वो माफी मांगे और न्यायालय माफी देने में सक्षम नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति कोई अपराध करके और जाकर माफी मांगने लगे और न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को छोड़ने लगे, तो शायद मेरे हिसाब से भारत देश में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो कोई अपराध न करे, क्योंकि भारत की आबादी लगभग 125 करोड़ है, और 125 करोड़ लोग अगर एक एक अपराध करें और एक एक अपराध में भी माफ़ी मिली
तो एक दिन में 125 करोड़ अपराध होंगे। तो यह देखना न्यायालय का काम है कि किन मामलों में वो चेतावनी देकर छोड़ें, किन मामलों में जुर्माना अधिरोपित करें और किन मामलों में सजा दें। जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि इन्हें चेतावनी नहीं देना चाहिए, अर्थदंड नहीं देना चाहिए, इन्हें सजा देना जरूरी है, क्योंकि जो अपराध इन्होंने किया है उसमें कारावास देना नितांत आवश्यक है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। न्यायालय के स्वविवेक पर आधारित है कि वो इन्हें चेतावनी देकर छोड़े, अर्थदंड देकर या सजा देकर, सजा के रूप में कारावास देकर। अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराध के बदले दंड स्वरूप कारावास देता है तो सदैव याद रखिए कारावास 3 तरह का डिफाइन किया गया है। नंबर 1 सिंपल इम्प्राइजनमेंट यानी सादा कारावास। नंबर 2 राइगोरस इम्प्राइजनमेंट यानी कि कठोर कारावास। नंबर 3 सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी इम्प्राइजनमेंट यानी कि एकांत कारावास। सादा कारावास सबसे छोटा, उससे बड़ा कठोर कारावास जिसमें हल्का फुल्का काम उस व्यक्ति से जिसे कारावास के रूप में जेल भेजा गया है लिया जाएगा। एकांत कारावास जब बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को एक बंद और अंधेरी कोठरी में। हेलो विद्यार्थी, तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि भारत में 3rd पॉइंट पर इम्प्राइजनमेंट कारावास, जो कि सादा कारावास, कठोर कारावास और एकांत कारावास, 3 तरीके के कारावास भारतवर्ष में दिए जाते हैं और ये यथार्थ में है। हालांकि कारावास की व्यवस्था इससे पहले भी थी लेकिन इस तरह से नहीं थी। 4th पॉइंट डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड। जैसा कि मैंने इसके पहले जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें आपको बताया था कि डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड की व्यवस्था कोडिफाइड लॉ के पहले भी थी और वो व्यवस्था आज भी सुचारू रूप से भारत में है। लेकिन कब देंगे हम कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी? जबकि रेयर टू रेयर केस होगा, जिस मामले को सुनकर किसी व्यक्ति के अंतरात्मा से यह आवाज़ आए कि ऐसे व्यक्ति को तो जान से मार देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पैरोल। पैरोल से तात्पर्य जब किसी अपराधी को अपराध करने पर सजा दी जाती है और कारावास में भेज दिया जाता है तो जब वह अपनी सजा का कुछ समय व्यतीत कर लेता है तो उस समय के व्यतीत करने के बाद कुछ समय के लिए उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है कि वो अपने परिवार के सदस्यों से जाकर मिले और बाहर घूम फिर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ शर्तों के अधीन होगा, इन शर्तों का पालन उसे करना होगा, इसे पैरोल कहते हैं। नेक्स्ट प्रोबेशन अर्थात परिवीक्षा। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जाए जो पहली बार किया गया है, जिसमें उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे कम हो और ऐसा अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से कारावासित नहीं हो, 7.5 साल से ज़्यादा की अवधि का नहीं हो, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किया जाना कि जो क्षम्य हो और उसके सदाचार, उसकी गुड कंडक्ट को देखकर न्यायालय अगर ये विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति को हम चेतावनी देकर या अर्थदंड लगाकर बाहर भेज सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने स्वविवेक का उपयोग या प्रयोग कर उस व्यक्ति को चेतावनी आर्थिक दंड देकर छोड़ देगा और ये हिदायत देगा कि आगे आप अगर ऐसा अपराध करते हैं तो आपको हम कारावास में भेज दें। नेक्स्ट पॉइंट पार्डन अर्थात क्षमादान। विद्यार्थियों, आपने एलएलबी में पढ़ा होगा क्षमादान देने की शक्ति सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति को और स्टेट लेवल पर गवर्नर को होती है। अर्थात केंद्रीय लेवल पर केवल राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर केवल राज्यपाल क्षमादान दे सकता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाए और अपराध के बदले उसको सजा या दंड दिया जाए, ऐसी स्थिति में उस पक्ष की ओर से क्षमादान के लिए एक आवेदन लगाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि क्षमादान दिया जाए या दिया जा सके, ये निर्भर करता है कि क्या जिनके सामने आवेदन दिया गया है वो क्षमादान स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर वो क्षमादान देते हैं तो ठीक, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो आपको क्षमादान मिल ही जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा और मेरे वीडियो लेक्चर इसी तरह आगे भी वेबसाइट पर अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।